अगला सवाल है, एक वयस्क मनुष्य के हृदय की सामान्य धड़कन की गति कितनी होती है? दोस्तों बड़ा आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि शायद आपको इसका जवाब पता होगा। अगर आपको जवाब पता है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो इसका सही जवाब होगा 72 बार प्रति मिनट। आप 1 घंटे में हमारा जो हृदय है 72 बार धड़कता है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस वास्तव में क्या होती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, शुष्क बर्फ एक्चुअली में ठोस CO2 गैस होती है। CO2 हमारी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। जब वो ठोस रूप में हो जाती है हाई प्रेशर के साथ, मतलब जब उसमें ज़्यादा हम दबाव लगा देते हैं तो वो ठोस रूप में हो जाती है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन इसकी हम देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अत्यधिक दबाव और कम तापमान पर ठोस बनाने से शुष्क बर्फ प्राप्त होती है। बिल्कुल ठीक। अगला, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन में कई सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको एक बार क्लियर बता दूं। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, ये होता क्या है पहले हम इसे समझ लें। तो देखो, निकट दृष्टि दोष आंखों का वो दोष होता है जिसमें व्यक्ति को पास का तो क्लियर दिखाई देता है लेकिन दूर का क्लियर दिखाई नहीं देता। उसको मायोपिया कहते हैं। आप इसको ऐसे याद रख लो कि ज़्यादातर जो लोग चश्मा लगाते हैं, नॉर्मल एज के पर्सन्स हो गए, जॉब करने वाले हो गए, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, मैक्सिमम उनको मायोपिया ही होता है। मतलब उनको पास का तो दिख रहा होता है, उनको दूर का नहीं दिख रहा होता। और जब भी मायोपिया इनको होता है तो उसके लिए हमेशा याद रखेंगे अवतल लेंस। तो अवतल लेंस वाले चश्मे इसमें लगाने चाहिए, क्योंकि प्रकाश की किरणों को फैला देता है, जिससे जो इमेज है यानी कि जो छवि है वो रेटिना पर सही ढंग से बनती है। इसी तरह से एक दूसरा आई डिफेक्ट होता है, आंखों का दोष होता है, जिसको हम दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। उसमें क्या होता है, व्यक्ति को दूर का तो क्लियर दिखाई देता है लेकिन पास का क्लियर दिखाई नहीं देता। और उसके लिए हम कौन से वाले लेंस लगाते हैं? उत्तल लेंस लगाते हैं। चलिए आगे अब हम देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज कौन से रंग के प्रकाश में होगी? बैंगनी, नीला, लाल और हरा। मेरे ख्याल से इसका जवाब नीला होना चाहिए। चलिए एक बार चेक करते हैं। नहीं, नीला जवाब नहीं है, इसका सही आंसर आएगा लाल रंग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है सबसे ज़्यादा अच्छी या सबसे ज़्यादा फास्ट, सबसे फास्ट किस में होती है? लाल रंग में होती है। तो क्लोरोफिल लाल रंग के प्रकाश को सबसे अधिक अवशोषित करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। याद रखेंगे। अगला सवाल, श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो देखो, सब जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे शरीर में जो भी बाहर से जीवाणु या विषाणु आ जाते हैं, उनसे लड़ने का काम एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं करती हैं जिनको हम WBC कहते हैं। तो इसका सही जवाब आ जाएगा रोग जनकों से शरीर की रक्षा। अच्छा, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? एक शरीर का सैनिक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो WBC को हम क्या कहते हैं? शरीर का सैनिक, क्योंकि बाहर के से आने वाले रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। सोने को कठोर बनाने के लिए शुद्ध सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? ए लोहा, बी तांबा, सी एल्यूमिनियम या डी चांदी। तो सही जवाब हो जाना चाहिए इसका तांबा। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, बहुत नरम होता है ये। तो आभूषण जब भी उसमें बनाते हैं तो उसमें क्या मिलाया जाता है? थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है। कुछ उसमें चांदी भी मिलाई जाती है, कह सकते हैं चांदी के लिए ऑप्शन चांदी भी होता है, पर यहाँ पर अभी इसका आंसर तांबा दिया हुआ है, तो ठीक है, हम तांबे को यहाँ पर मानेंगे। अगला सवाल, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है, मतलब जब बैरोमीटर की वैल्यू नीचे गिरने लग जाती है, तो ये कौन सा मौसम का संकेत होता है? तो देखो मैं बता दूं, बैरोमीटर क्या होता है दोस्तों? प्रेशर यानी कि दबाव जो होता है, दबाव को मापता है। दबाव को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? बैरोमीटर। ये अलग से क्वेश्चन अगर आएगा तो इसका जवाब आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये दबाव कम कब होता है? अत्यधिक ठंड में, आंधी तूफान में, साफ मौसम में या भारी वर्षा में? तो बताइए सही जवाब इसका, कमेंट करके आप बताइए 5 सेकंड के अंदर क्या इसका सही जवाब होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका सही जवाब। हम यहाँ पर एक बार अत्यधिक ठंड चुन के देखते हैं, तो ये गलत जवाब है। सही जवाब आएगा इसका आंधी या तूफान। बिल्कुल भाई, जब तेज हवाएं चलती हैं तो एक जगह से हवाएं उड़कर दूसरी जगह चली जाती है और वहां पर दबाव कम हो जाता है, ठीक है ना। तो वायुमंडलीय दबाव में तीव्र गिरावट वायुमंडल में उथल पुथल और तूफान का सूचक है। चलिए अगला आएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसमें कई बच्चे पीयूष ग्रंथि जवाब लगाते हैं, जबकि वो गलत जवाब है। पीयूष ग्रंथि तो छोटी ग्रंथि होती है, ये मस्तिष्क में होती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है ये हमारे गले में होती है। यकृत हमारे जो अमाशय है उसके पास होता है, और अग्नाशय भी हमारा उसी एरिया में होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात की जाएगी तो बिल्कुल वो आएगी यकृत। इसका वैसे सही जो जवाब होना चाहिए था, अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है।
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को जरा ध्यान से पूछना है, ध्यान से समझना है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे, अगर देखो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाती है तो वो तो लीवर है यानी यकृत है, ठीक है ना, आकार में लगभग 1.5 किलो उसका वजन होता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूछा है अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है ना, तो अंतःस्रावी ग्रंथि जिससे हॉर्मोन्स वगैरह निकलते हैं तो वो हमारी बिल्कुल थायराइड ग्रंथि होगी। और अगर वैसी ग्रंथि पूछी जाए कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो हम यकृत बोलेंगे, ठीक है। एक बाही स्रावी ग्रंथि होती है, कोई हार्मोन वगैरह इससे नहीं निकलता है, तो बिल्कुल इसको आप याद रखेंगे। मैंने गलत आंसर इसका बता दिया था, तो बिल्कुल इसको याद रखेंगे, थायराइड ग्रंथि इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, पीतल यानी कि ब्रास किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल आपने बताना है किससे मिलकर बना होता है, तो तांबा और जिंक यानी तांबा और जस्ता को मिलाने पर पीतल नामक मिश्र धातु बनती है, जिससे पहले बर्तन बना करते थे। अच्छा, रॉकेट का उड़ना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? तो रॉकेट जो उड़ता है, आप देखते हो जब रॉकेट जो नॉर्मल जो रॉकेट होता है लॉन्च करते हैं सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करने के लिए, वो भी ले सकते हैं, या आप दिवाली वाला रॉकेट भी समझ लो। अब आप एक बार बताओ, जब आप रॉकेट को चलाते हो, रॉकेट तो ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन वो तभी जा पाता है जब उसके नीचे से बहुत ज़्यादा आग निकलती है, धुआं निकलता है, गैस निकलती है। तो यानी कि एक हो रहा है ये एक्शन क्रिया, और इसके अपोजिट फिर क्या होता है, रॉकेट ऊपर जाता है, यानी कि रिएक्शन होते हैं। तो ऐसा किस में पढ़ा था हमने? तीसरे नियम में। तो इसका सही जवाब आ जाएगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ठीक है ना। तो रॉकेट से निकलने वाली गैसें नीचे की ओर बल लगाती हैं, जिसके विपरीत प्रतिक्रिया से रॉकेट ऊपर जाता है। तो सही जवाब आ जाएगा इसका न्यूटन की गति का तीसरा नियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पत्तियों का पीला रंग किस तत्व के निर्माण के कारण होता है? तो पत्तियों का पीला जो रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? जवाब आप देंगे इसका। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप कमेंट में करके बताएं। चलिए एक बार चेक करते हैं। कैरोटीन या लाइकोपिन में एक होना चाहिए, बिल्कुल कैरोटीन इसका सही जवाब है। तो पौधों में क्लोरोफिल के कम होने और कैरोटीन की उपस्थिति से पत्तियां कैसी होती हैं? पीली दिखाई देने लग जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट करके बताएंगे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ये क्वेश्चन कई बार पढ़ा जा चुका है, कई बार देखा जा चुका है, तो सही जवाब आ जाएगा इसका फीमर। ये जांग की हड्डी होती है जो सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। अच्छा, इसके अलावा कशेरुक दंड क्या होता है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी याद रखना। कई बच्चे कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी है, नहीं, रीढ़ की हड्डी लंबी है लेकिन वो एक अकेली हड्डी नहीं है, वो कई सारे टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर बनी है, ठीक है ना। इसी तरह से टिबिया, टिबिया हमारे जो पैर का निचला हिस्सा है वो वाली हड्डी होती है जो छोटी होती है। और स्टेपीज क्या होती है? कान में हड्डी होती है, कान की हड्डी होती है, ये सबसे छोटी होती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा, अगर सबसे लंबी हड्डी पूछी जाएगी तो फीमर यानी कि जांघ की हड्डी, और सबसे छोटी हड्डी अगर पूछी जाएगी तो कान में जो हड्डी होती है स्टेपीज। चलिए अगला सवाल, पेंसिल का जो लेड होता है, पेंसिल के जो सिक्का होता है जिससे हम लिखते हैं, वो बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाना चाहिए इसका ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक कार्बन का अपर रूप है जो फिसलनदार होता है और कागज पर निशान छोड़ता है। अगला सवाल, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? हम सब जानते हैं कि आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है, उसका कारण क्या होगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश जो वायुमंडल में उपस्थित जो कण हैं उनसे टकराकर अगर फैलता है तो उसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमें क्या होता है, आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। अगला सवाल, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो इसका सही जवाब आ जाएगा पिट्यूटरी, मतलब पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा हॉर्मोन्स निकलते हैं, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि में से सबसे ज्यादा हॉर्मोन्स निकलते हैं, 5 या उससे ज्यादा हार्मोन निकलते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला सवाल आएगा दोस्तों, भविष्य का ईंधन यानी कि फ्यूल ऑफ द फ्यूचर किसे कहा जाता है? अब आप एक बार बताओ, आजकल जो सरकारें हैं पूरे विश्व भर में, वो किस चीज़ पर अपना पूरा ध्यान जो है वो लगा रही हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए? देखो, प्राकृतिक गैस बिल्कुल नहीं, यूरेनियम, यूरेनियम तो वैसे ही बहुत कम है, तो उसकी भी कोई इतना ज़्यादा उसको हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। सौर ऊर्जा को तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन फ्यूल के रूप में, फ्यूल का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा अपना जो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनको चलाने के लिए, ठीक है ना, पेट्रोल और डीजल का सब्स्टिट्यूट। तो इसका सही जवाब आ जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक उच्च दक्षता वाला उच्च दक्षता प्रदान करता है और यह दहन पर केवल जलवाष्प छोड़ता है। सोचो कितना बढ़िया रहेगा कि हम गाड़ी या बाइक चला रहे हैं, हाइड्रोजन गैस उसमें है, और जब इसको चलाते हैं तो हाइड्रोजन जलती है और जलने पर पानी निकलता है, पॉल्यूशन नहीं होता बिल्कुल भी। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो पानी की कमी भी दूर हो जाएगी और दूसरा इससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो इसलिए भविष्य का जो ईंधन है वो कौन है? हाइड्रोजन है। अगला सवाल आ जाएगा, ध्वनि की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? सबसे ज्यादा ध्वनि किसमें होती है? तो सही जवाब इसका याद रखेंगे, ठोस, ठीक है ना। सही जवाब क्या आ जाएगा इसका? ठोस। अच्छा, अगर पूछा जाता प्रकाश की गति सबसे ज्यादा किसमें होती है, तब उसका जवाब बी, निर्वात यानी कि वैक्यूम होता, ठीक है। चलिए अगला सवाल, मधुमेह यानी कि डायबिटीज के रोगी के शरीर में किस हार्मोन की कमी हो जाती है? दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट करके मुझे बताएं अभी।
और अभी तक आपने अगर पेज को फॉलो नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी इस चैनल पर और इस पेज पर होती रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो एक अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं या लाइक करते हैं तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आपने अगर वीडियो को शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में। चलिए अब इसका जवाब देखते हैं। मधुमेह यानी कि जो डायबिटीज़ होता है कौन सी हार्मोन की कमी की वजह से होता है? एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज़ हो जाती है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में शुगर के लेवल को डाउन करता है। अगर किसी की शुगर बढ़ जाती है तो नेचुरली ये उसको डाउन कर देता है। अब जिसको डायबिटीज़ होती है तो डायबिटीज़ होने पर क्या होता है, क्यों होती है मतलब जब डायबिटीज़ होती है क्यों होती है? क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन है ना वो उसकी बॉडी में ठीक से निकल नहीं रहा होता या ठीक से काम नहीं कर रहा होता। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको इसी चीज़ से याद रख लेंगे कि भाई इंसुलिन के इंजेक्शन बाहर से लगाए जा रहे हैं एक शुगर वाले पेशेंट को, ताकि उससे जो शुगर है वो डाउन हो जाए। तो अल्टीमेटली बॉडी में भी इंसुलिन होता है और उसका मेन काम क्या होता है? शुगर को कंट्रोल करना, कम करना। ठीक है, अगला सवाल आ जाएगा, परमाणु बम का विस्फोट किस प्रक्रिया पर आधारित होता है? तो परमाणु बम जो होता है, एटम बम जो होता है, उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, आयनन या रासायनिक दहन। अच्छा, यहाँ पर देखो दो चीज़ें आएंगी, एक तो है ये परमाणु बम, एटम बम यानी कि, और एक होता है हमारा यहाँ पर न्यूक्लियर बम। तो दोनों में प्रोसेस थोड़े अलग अलग होते हैं। अब जैसे अगर ये परमाणु बम है तो यहाँ विखंडन मेरे ख्याल होना चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होगा, परमाणु बम में भारी नाभिक होते हैं जैसे यूरेनियम के, ये टूटते हैं और अत्यधिक ऊर्जा इससे बनती है। इसी तरह से एक और दूसरा बम ब्लास्ट होता है, जैसे मेरे ख्याल वो हमारा न्यूक्लियर बम होगा, उसमें इसका उल्टा मतलब नाभिकीय संलयन होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आज बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप पेज या चैनल पर नए आए हैं तो इसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू सो मच।